हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। बहुत से हमारे दोस्त लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर आपकी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी। तो आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि व्हाट वाज माय जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू कि हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय स्टडी मटेरियल। क्या स्टडी मटेरियल मैंने यूज़ किया था फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए। टेस्ट सीरीज़ मैंने कौन सी लगाई थी, कौन सी लगाई थी, कब स्टार्ट किया था मैंने टेस्ट सीरीज़ देना। टिपिकल डे इन माई प्रिपरेशन लाइफ, जब मैं प्रिपरेशन किया करता रहा था तब मेरा डेली रूटीन किस तरीके का होता था। एंड लास्टली रिविजन। इतना आज की वीडियो में आई थिंक सफिशिएंट रहेगा और आई होप कि इसमें तुम्हें बहुत सी ऐसी चीज़ जानने को मिलेगी जो कि तुम्हारी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगी और होपफुली तुम्हारे सिलेक्शन में भी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में जान लेते हैं। भाई 12th तक मैंने स्कूलिंग की है, तब तक मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, केवी से मैं पढ़ा हूँ। और 12th के साथ जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे मेंस तो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन जेई एडवांस में काफ़ी कम मार्क्स आए थे। 60 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 360। फिर मैंने सोचा कि भैया ऐसे तो काम होना नहीं है, तो मैंने एक ईयर ड्रॉप लिया और कोचिंग की कोटा एलन से। इसके बाद जब मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मेरी जेई एडवांस में AIR आई थी 1468। तो आई थिंक इतना काफ़ी है मेरी स्टोरी समझने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। मेरा स्टडी मटेरियल, मैं तुम्हें मेरा स्टडी मटेरियल बता देता हूँ। मेरा स्टडी मटेरियल सबसे पहले मैथ्स में मेरा स्टडी मटेरियल था क्लास नोट्स और एलन की शीट्स। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे जो टीचर्स हुआ करते थे उन्हीं की बात हम बिल्कुल आंख बंद करके मानते थे। यूट्यूब और ये सब नहीं हुआ करता था, हमें दूसरे टॉपर्स का ओपिनियन जानने को नहीं मिलता था, तो हम आंख बंद करके हमारे टीचर जो कहते थे वो मानते थे। और क्लास नोट्स और एलन की शीट्स के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया एंड आई थिंक वो मेरे लिए सफिशिएंट रहा। उसके अलावा ना तो मुझे टाइम मिला करने का और ना ही आई थिंक ज़रूरत थी मुझे। जितना इन दोनों में मैंने किया वो बहुत अच्छे से सफिशिएंट था। इसके बाद बात कर लेते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में मैंने की HC वर्मा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। इसकी सच्चाई मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि HC वर्मा इज़ ईजी और कुछ ये मान लेते हैं कि HC वर्मा इज़ वेरी टफ। बट HC वर्मा का जो लेवल है बुक का, सिमिलर लेवल पे ही जेई एडवांस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और HC वर्मा के क्वेश्चंस इतने ब्यूटीफुली डिजाइंड है, तुम्हें उसे खुद से सॉल्व करना है। तुमने चैप्टर पढ़ लिया क्लास में, ऑनलाइन जैसे भी पढ़ा है, अब तुम HC वर्मा के क्वेश्चन लगाओ, उन्हें समझो, उन पे अपना दिमाग खपाओ। वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखाएंगे कि कोई भी नई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमें उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसे हम यूज़ कर पाएंगे। बहुत अच्छे लेवल पे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जेई एडवांस लेवल के नीचे है HC वर्मा बुक, बिल्कुल सेम लेवल पे है। एरोडो मैंने नहीं लगाई थी। एरोडो का मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया था। मैंने HC वर्मा की थी, मेरे क्लास नोट्स किए थे। क्लास नोट्स करने का क्या मतलब है? क्लास नोट्स करने का मतलब है उनका थ्योरी का रिवीजन प्लस क्लास नोट्स में जो न्यूमेरिकल कराए जाते हैं उनको मैंने बार बार करके देखा था। और इसके अलावा मैंने एलन की शीट्स करी थी। हालांकि फिजिक्स में मैं सबसे इंपॉर्टेंट HC वर्मा बुक को ही मानता हूं। अगर तुमने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, अच्छे से करने का मतलब क्या है? बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक बार उन्होंने सारे क्वेश्चन लगा लिए तो हो गई HC वर्मा बुक। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई मैं तुमसे पूछूं कि कोई भी बुक खोल के रैंडम एक क्वेश्चन पूछूं कि इसे करके दिखाओ, तो अगर तुम उसे कर पा रहे हो मतलब समझ जाना कि तुम्हारे फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। भाई केमिस्ट्री में मैंने क्लास नोट्स, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है NCERT। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है केमिस्ट्री की NCERT। तुम्हें अच्छे से पता है, एक एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुली समझा रखी है, बहुत अच्छे से क्रिस्प कंसाइज में दे रखी है। NCERT केमिस्ट्री की बिल्कुल भी बेसिक लेवल की नहीं है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, ये बहुत गलत फहमी हम पालते हैं कि NCERT तो बहुत बेसिक चीज़ है, नहीं है।
इससे तुम्हें बोर्ड्स में तो हेल्प मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो जेईई मेंस और इवन जेईई एडवांस का लेवल है वो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लगभग ही है, उतना ही। इससे तुम्हारे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन नहीं मांगती है। कुछ एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर्स हटा दो तो केमिस्ट्री अगर तुम्हें समझ में आएगी तो फिर तुम ईजिली उसमें मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जब जेईई मेंस में क्वालिफाई हुआ था तो मेरा केमिस्ट्री के दम पे ही हुआ था। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th-12th में अच्छे से। तो एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस करो, और बहुत यूज़फुल साबित होगी है तुम्हारे लिए बुक। इसके अलावा मैंने एलन की शीट्स करी थी, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, ठीक है। एक एक बार एनसीईआरटी का चैप्टर हमें ज़रूर पढ़ना है और उसकी एक एक चीज़ तुम्हें समझनी है, एक एक लाइन। एक बार पढ़ोगे तुम्हें कुछ बातें समझ में आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे कुछ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जो वीडियोस में ले रहा हूँ उसमें मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के लेवल पे ही चल रहा हूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। चलो, ये बात हो गई स्टडी मटेरियल की। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऑनेस्ट है बिल्कुल बिल्कुल। ना मैंने मैथ्स की कोई दूसरी बुक लगाई, ना फिजिक्स में कोई दूसरी बुक लगाई, डीसी पांडे, इरोडो। कुछ स्टूडेंट्स लगाते हैं, हो सकता है वो उनके लिए यूज़फुल होती है, लेकिन मैंने कभी उन्हें ट्राई नहीं किया, तो मैं उनके बारे में कुछ ओपिनियन भी दे नहीं सकता हूँ। ये मेरा स्टडी मटेरियल था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ की बात तो हम ऐसे ही कर लेते हैं भाई। मेरा ओपिनियन ये है कि टेस्ट सीरीज़ जब से तुम जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से तुम्हें एक टेस्ट सीरीज़, जो भी कोचिंग तुम ज्वाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, उसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। जिस दिन से तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तुम्हें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी है, और टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए बाई वीकली, मतलब हर 15 दिन में। जितना फ़ायदा टेस्ट सीरीज़ में प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज़ करती है उतना फ़ायदा कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। उस टेस्ट के चक्कर में तुम पढ़ोगे, तुम एग्ज़ाम दोगे, बिकॉज द थिंग इज़ कि हमें देना एग्ज़ाम 3-3 घंटे का ही है। हम एग्ज़ाम देने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, लास्ट में जाके करते हैं, और वो इतनी फ्रूटफुल यूज़ नहीं होती है। और अगर तुम शुरू से उसकी प्रैक्टिस किए जा रहे हो, जो फॉर्मेट है अपना जेईई का, उस फॉर्मेट में हर बाई वीकली तुम एक टेस्ट दिए जा रहे हो, तो तुम्हारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ यार किस तरीके से, तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तुम्हारी गलतियाँ समझ में आती है, तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आता है उस चैप्टर में कि हाँ यार ये चैप्टर तो हो गया मेरा। और कम मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें समझ में आता है कि अरे यार मैं इस तरीके से पढ़ रहा था, ये गलत है, देखना पड़ेगा कहाँ कमी दिख रही है। ये एक तरीके से तुम्हारे लिए मिरर का काम करती है। हर 15 दिन में तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि इसे स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करना है। इससे ऐसा नहीं कि भाई एक बार सिलेबस हो जाएगा तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, नो, स्टार्टिंग से ही। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं टिपिकल डे इन माय प्रिपरेशन लाइफ। इसे मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि एक जनरल रूटीन मेरा जब मैं प्रिपरेशन करता था तो क्या रहता था। सारी चीज़ें मैंने नोट की है ताकि कुछ छूट नहीं जाए। तो भाई सबसे पहले तो 6 AM पे मैं उठा करता था। उसके बाद जल्दी जल्दी नहा धो के नाश्ता करके कोचिंग हमारी 6:30 पे स्टार्ट हो जाती थी और 6:30 से हमारी कोचिंग चलती थी 1:40 तक। इसके बाद आए 1:40 से 2 तक लंच किया, सीधे कोचिंग से लंच करने ही जाता था मैं, हमारे हॉस्टल में मेस थी। उसके बाद 2 से 2:30 मस्त नींद निकालता था एकदम, और जितना सुकून ये नींद देती थी, हाँ मज़ा आ जाता था। इसके बाद मैं पढ़ना शुरू करता था मैथ्स। इसके बाद मैं पढ़ना शुरू करता था मैथ्स। 2:30 से कंटिन्यूस 3 घंटे मैं पढ़ता था मैथ्स। मैथ्स में मैं क्या पढ़ता था, सिंपल जो हमें क्लास में पढ़ाया है उसे मैं रिवाइज़ करता था। और मैं कैसे रिवाइज़ करता था ये भी मैं तुम्हें बता दूं। फॉर एग्जांपल चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आज शुरू हुआ, तो आज जो पढ़ा है उसे मैंने रिवाइज़ कर लिया।
अब कल जब दूसरा लेक्चर आया कॉम्प्लेक्स नंबर का तो मैंने घर जाके वापस फर्स्ट लेक्चर से ही उसे रिवाइज किया। इस थर्ड डे जब मैं मैथ्स रिवाइज कर रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर रिवाइज किया। अब रिवीजन में कैसे करता था, जो उस दिन का लेक्चर है उस दिन हमें जो क्लास में न्यूमेरिकल्स कराए जाते थे, जैसे वीडियो में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराता हूँ, तो उन न्यूमेरिकल को मैं घर पे जाके खुद से करता था, क्योंकि क्लास में मैं कोई इतना ब्रिलियंट नहीं था कि भाई सर ने न्यूमेरिकल दिया, 2-4 जो बहुत मस्त इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन्होंने आंसर दे दिया तो अपन ने तो आधे ही सॉल्व किया। हमें कैसे पता कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। और आज का लेक्चर सीखने के बाद अब कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को ट्राई में घर पे आके करता था। जो भी क्वेश्चन हमें क्लास में कराया जाता है कि यार जो आज सीखा है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को मैं खुद से ट्राई करता और एक बार थ्योरी को रिवाइज लगाता था। और ये मैं कंटिन्यूस जब तक करता था जब तक वो चैप्टर पूरा नहीं हो जाता। डेली मैं स्टार्टिंग से उस चैप्टर का रिवीजन लगाता था। हाँ वो टाइम बहुत लेता था, बिल्कुल लेता था, लेकिन मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। और इसके बाद मैं होमवर्क करता था। हमारा होमवर्क में हमें क्या मिलता था, शीट्स के क्वेश्चन मिलते थे। जो शीट होती थी हमारी एलन की मैथ्स की, उसमें से क्वेश्चन मिला करते थे, तो उन्हें मैं सॉल्व करता था, बस इससे ज़्यादा नहीं करता था मैं। अच्छा, हालांकि ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि ये 3 घंटे में नहीं होता था, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता था। मैथ्स मेरी वीक थी। मेरे मैथ्स में जब टेस्ट देता था तो सबसे कम मार्क्स आते थे। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आते थे और उतने ही लगभग फिजिक्स में आते थे, लेकिन मैथ्स में कम आते थे। क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि यार 12th तक हमने जो मैथ्स पढ़ी NCERT की, उससे तो बहुत ज़्यादा लेवल की होती है JEE की मैथ्स, तो उससे कॉप अप करने में मुझे टाइम लगा था। तो मैंने यही सोचा कि यार जो मेरी कमज़ोरी है उसे ताकत बनाना पड़ेगा। तो ताकत कब बना पाऊँगा, जब उसे मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। तो मैथ्स को ही मैं सबसे पहले करता था जब मैं सबसे ज़्यादा फ्रेश माइंड में रहता था और सबसे ज़्यादा देर तक करता था। 5:30 से 6 टी ब्रेक लेता था मैं, जिसमें मोबाइल चला लिया, गाने सुन लिए। उस टाइम तो वो टुक 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 वाले फ़ोन होते थे, तो उस पर मस्त गाने सुनते थे हम। और फिर 6 बजे से 9 बजे में मैं मैथ्स का जो बचा कुचा काम है वो करता था। और इसके अलावा फिज़िक्स, जब मैथ्स हो जाती तो मैं फिज़िक्स पकड़ता था। फिज़िक्स में मैं क्या करता था, सबसे पहले नोट्स रिवाइज, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैथ्स के, कि भाई आज फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज कर लिया, और फिर अगले दिन सेकंड लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर भी रिवाइज करेंगे और सेकंड भी रिवाइज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व करके देखूंगा रफ कॉपी में वो केवल सेकंड लेक्चर वाले करके देखूंगा, क्योंकि पहले वाले तो करके देख लिए हैं। और जो क्वेश्चन मुझसे पहली बार में नहीं होते थे घर पे आके कि यार ये तो क्लास में कराया फिर भी नहीं हुआ, होगा ऐसा तुम्हारे साथ भी, तो उसे मैं मार्क कर लेता था कि यार ये क्वेश्चन अटका सकता है, ताकि उसमें जो कंसेप्ट लगा है वो मेरे को डायरेक्ट चमका नहीं, वो चमकेगा कब, जब वो अपने दिमाग में बैठेगा। तो मैं उसे मार्क कर लेता था ताकि जब भी मुझे नोट्स का रिवीजन लगाना हो तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखता था। क्लियर? क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद सपोज करो 5 क्वेश्चन हो गए लेकिन एक नहीं हुआ, तो वापस थ्योरी पढ़ने के बाद ये तो हो जाएंगे ना, तो ये अपने काम के नहीं रहे, जो नहीं हुआ वो अपने काम का है, उसे बार बार रिवाइज करना है। क्लियर है बात? तो ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, 2-3 महीने में बनी थी ये स्ट्रेटेजी, लेकिन धीरे धीरे ये मैंने बना ली थी। नोट्स में रिवाइज करता था और इसके बाद होमवर्क करता था, सेम चीज़। और ये भी कोई 1-2 घंटे में नहीं होता था। 9 बजे मैं लंच करता था, सॉरी डिनर करता था। 9 बजे लंच, सर क्या बात कर दी, डिनर करता था रे। डिनर किया और 9 से 9:30 में ही घर वालों से बात भी कर ली। उसके बाद 9:30 से लगभग 11 बजे तक मेरी फिज़िक्स कंप्लीट होती थी। इसके बाद 11 बजे मैं केमिस्ट्री खोलता था। 11 बजे केमिस्ट्री, हाँ देखो मेरी केमिस्ट्री पहले से स्ट्रॉन्ग थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने NCERT पढ़ ली थी, तो क्लास में मुझे बहुत शानदार तरीके से समझ में आता था और केमिस्ट्री से कभी आज तक मुझे दिक्कत नहीं हो पाई थी। तो मैं 11 बजे सबसे लास्ट में, जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसे मैं लास्ट में करता था कि हाँ यार इसे तो अपन संभाल लेंगे। लेकिन मैं फिर भी वही स्ट्रेटेजी अपनाता था कि क्लास नोट्स, देखो केमिस्ट्री में तो सबसे ज़रूरी है, केमिस्ट्री में ये ज़रूरी नहीं है स्पेशली इनऑर्गेनिक में कि तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो, ज़रूरी ये है कि तुम्हें नोट्स के एक एक वर्ड पता होने चाहिए दिमाग में, पूरे छप जाने चाहिए, इतनी बार रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनता है। उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं जिसमें अपन को दिमाग लगा, सीधे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले, तो उसके लिए नोट्स रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले क्लास नोट्स ही रिवाइज करता था। और 2 तरीके की केमिस्ट्री की हमारी क्लास होती थी रोज़ एक दिन में, एक फिजिकल एक ऑर्गेनिक, कभी फिजिकल इनऑर्गेनिक, इस तरीके से, ठीक है।
तो क्लास नोट्स मैंने रिवाइज करे और इसके अलावा होमवर्क में ये भी मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊंगा कि मैथ्स में हमें बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता था, DPP प्लस शीट। तो कभी कभी मेरा साथ ऐसा होता था कि मेरा होमवर्क उस टाइम तक पूरा नहीं हो पाता था, तो मेरी प्रायोरिटी रहती थी कि मैं सबसे पहले नोट्स रिवाइज करूंगा, उसके बाद मैं शीट लगाऊंगा। DPP को मैं सबसे लास्ट प्रायोरिटी देता था क्योंकि उसमें एक ही टॉपिक के क्वेश्चन होते थे जो हमने उस दिन पढ़ा है, ठीक है। शीट में एक जनरलाइज क्वेश्चन हुआ करते थे। तो कभी कभी ऐसा होता भी था, 7 में से 2 या 3 दिन ऐसा होता था जब मेरा पूरा होमवर्क नहीं हो पाता था, लेकिन मैं जिस चीज़ को छोड़ता था वो थी DPP को मैं एकदम लास्ट में करता था कि टाइम बचेगा तो कर लेंगे। वही चीज़ केमिस्ट्री की मैंने DPP बिल्कुल बहुत कम लगाई, लेकिन मैं होमवर्क और जो हमारी शीट हुआ करती थी उसे ज़रूर लगाता था। तो 11 से 1 करीब बज जाते थे, 1 बजे मैं सोता था और 6 बजे उठता था। तो 5 घंटे की नींद होती थी और आधे घंटे की नींद यहाँ मान लो तो 5.5 घंटे की नींद होती थी। ये था मेरा डेली रूटीन। लेकिन इसमें मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा एक चेंज करने को। हमारा टाइम टेबल हम इस तरीके से बिठाएं कि कम से कम एक बार में 6 घंटे की नींद पूरी हो। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आधे टाइम तो इस टेंशन में रहता था कि यार मेरा कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन रहा है इतना। कभी अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और चला गया, पढ़ते पढ़ते ही कहीं और एकदम अक्षर वो धुंधले से हो गए और हम कहीं कुछ और सोचने लग गए, तो मेरा दिमाग खराब होता था। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। 1 घंटे की पढ़ाई 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में होती थी। तो वो इसलिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड स्लीप। ये मुझे मेरे कॉलेज के 2nd ईयर में बात रियलाइज़ हुई थी। तब से मैंने उस चीज़ को ट्राई किया कि अगर आप कंटिन्यूस अच्छी नींद सो रहे हो, एक बार में 6 घंटे की, 7 घंटे की, जो भी सूट करता है, जितना तुम्हारे पास टाइम है, मिनिमम 6 घंटे, तो फिर कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कम मत सोना कभी भी, स्पेशली पेपर देने से पहले भी। ये हमारे टीचर्स ने भी हमें बताया था कि भाई कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद सो के जाना है पेपर से पहले। और इसमें एक और ट्रिक छुपी हुई है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, जो हमारे मैथ्स वाले सर ने मुझे बताई थी। देखो अपना एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, 3-3 घंटे का होता है कि भाई 3 घंटे 9 से 12, 3 घंटे 2 से 5। यानी कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमारे माइंड की कैपेसिटी होनी चाहिए 3 घंटे तक कंटिन्यूसली कंसंट्रेशन करने की, हाँ या ना। इसीलिए हमें उसे ट्रेंड करना पड़ेगा कि भाई 3 घंटे के उसमें ही ये पड़ता था, 2.5 से 5.5, 3 घंटे कंटिन्यूस, 3 घंटे। उसमें ऐसा टाइम बहुत आता था कि अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी, क्या सर? हाँ भाई, तो ऐसा टाइम हमेशा आता था कि अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन हमें उसको यही तो सिखाना है कि भैया 3 घंटे अच्छे से ध्यान लगा लें, फिर आधे घंटे रेस्ट दूंगा अच्छा सा। तो धीरे 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 करके वो हैबिट बनती चली गई, अपना माइंड ट्रेन होने लग जाएगा 3 आवर कंटिन्यूस कंसंट्रेशन के लिए। और इसका फ़ायदा पेपर में होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, ज़्यादा दूसरी चीज़ें हम सोचेंगे नहीं, हमारा दिमाग भटकेगा नहीं पेपर में, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये छोटी छोटी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर देती है रैंक में। 2.5 से 5.5, 6 से 9, 3-3 घंटे के उसमें पढ़ता था मैं। और ये हमारे मैथ्स वाले सर ने मुझे बात बताई थी, जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवीजन पे। भाई रिवीजन तुमने देख लिया कि मैं किस तरीके से मेरे नोट्स को रिवाइज करता था, तो ज़्यादा मुझे रिवीजन की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं थी। फिर भी संडे को मैं उन क्वेश्चंस का रिवीजन लगा लेता था जो कि मुझे पहले अटेम्प्ट में नहीं आते थे। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं संडे को करता था, ऐसे टॉपिक जो क्लास में ज़्यादा समझ में नहीं आया, अजीब से लगे कि अरे यार ये क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होता है, हम कितनी भी अच्छी कोचिंग में कर लें। मैं टॉप बैच में था, TX1 बैच था मेरा, तो टॉप बैच में था मैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती पहली बार में, कि अरे यार क्या था। तो उन चीज़ों को मैं संडे को पढ़ता था अच्छे से डिटेल में, कि भाई कभी HC वर्मा में से उसकी थ्योरी पढ़ ली, अगर नोट्स में से समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार उसकी फील लेने के लिए। तो संडे को ये चीज़ करता था। और बाकी कम से भी कम एक पिक्चर देखता था मैं संडे को, सर हाँ, एक मूवी देखता था मैं, मेरा रूटीन था ये। और 2 संडे होते हैं भाई, एक संडे हमारा खाली वाला होता था और दूसरे संडे टेस्ट वाला होता था। तो टेस्ट देने के बाद भी 5 बजे हम फ्री होते थे, 9 से 12, 2 से 5। तो 5 बजे के बाद भी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था संडे को, ताकि जब मैं मंडे को वापस पढ़ाई मूड में आऊँ तो मैं मोटिवेटेड रहूँ कि हाँ भाई कर ली मस्ती, अब वापस पढ़ाई मूड में आ जाते हैं। अपने आप को गिफ्ट भी देना होता है। जब हम अपने आप को गिफ्ट देंगे तभी तो मेहनत करने का मन बनेगा। कंटिन्यूसली मेहनत भी नहीं कर सकते हैं अपन, उससे फिर एफिशिएंसी जाती है। तो एटलीस्ट एक वीक में एक बार मैं अपने आप को गिफ्ट ज़रूर देता था कि हाँ भाई तूने इतनी पढ़ाई करी है, आज ये पिक्चर देखेंगे,
ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेई के प्रिपरेशन में, वो है कंटिन्यूटी। और जेई नहीं, ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट है। तुम जितने भी हिसाब से पढ़ रहे हो, तुम दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, मैंने तो ड्रॉप लिया था, मेरे पास केवल 1 ही साल था, तो मुझे इस तरीके से, और मैंने 11th-12th में भी पाप किए थे, तो उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ा, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से 11th से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जिन्होंने पाप किए हैं वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ड्रॉपर वाले बच्चे। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन इसको फॉलो कर लिया, अगले दिन कम पढ़ लिए, अगले दिन 15 घंटे पढ़ लिए, ऐसे कभी काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक कंटिन्यूस रूटीन बनाओ अपना, जिसे बार बार फॉलो करो, ठीक है। एक बॉडी साइकिल कंसेप्ट होता है बायोलॉजी का, कि अगर तुम 7 दिन तक 6 बजे उठोगे ना, तो 8वें दिन अपने आप तुम्हारी नींद खुल जाएगी 6 बजे। फिर वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम बिस्तर से उठ के जाओगे या वापस सो जाओगे, लेकिन हमारी बॉडी को हम जैसे ट्रेन करते हैं वो वैसे ही बन जाती है। तो इस रूटीन में कोई जो भी तुम्हारा रूटीन है उसकी कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी है, कंटिन्यूस उसको फॉलो करना है पूरे साल भर तक। और यही चीज़ सबसे डिफ़िकल्ट है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन तो सब पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ को साल भर, कभी ऐसा होगा कि टेस्ट में कम नंबर आएंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन फिर अपने आप को उठा के कि यार नहीं, जो प्लान है उसे फॉलो करना है। क्लियर। और एक लास्ट चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में, जो मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ वहाँ जो मेरे साथ थे टॉप बैच में, उनको देखा, और उसके बाद भी इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा, जो मेरे एक्सपीरियंस में इन सब में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं बार बार बताता हूँ, वो है सेल्फ बिलीफ। तुम्हें अपने आप को कैसे भी करके ये यकीन दिलाना है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर तुम इस बात में डाउटफुल हो कि अरे यार मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तुम किसी से पूछ रहे हो, देखो कोई भी बंदा तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम मेहनत करोगे, तुम डिटरमाइंड हो तो बिल्कुल होगा तुम्हारा सिलेक्शन। लेकिन अपने आप को खुद से ज़्यादा कोई दूसरा नहीं जानता है, तो खुद पे बिलीफ रखो कि मेरा होगा, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना है। क्योंकि तुम देख रहे हो मेरे 60 मार्क्स आए थे 360 में से, मैं भी गिव अप कर सकता था, कह रहे यार ये चीज़ अपने बस की नहीं है। लेकिन अगर अपन ये सोच के बैठे हैं कि नहीं यार मेरा हो सकता है, तो बिल्कुल होगा। और उसी मोराल को कंटिन्यूस रखना है 1 साल तक। एक दिन सोच लिया, अगले दिन वापस वही, कह रहे यार होगा कि नहीं होगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। इस चीज़ पे सबसे आसान चीज़ है, अपने माइंड को ट्रेन कर लो कि मेरा तो होगा, मैं करूँगा ऐसे काम, अपने आप होगा, मेरा होगा मेरा होगा, अपने आप को रिमाइंड कराना है बार बार। सेल्फ बिलीफ रखना, खुद पे विश्वास रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये होगा तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए फ्रूटफुल साबित होती जाएगी, धीरे धीरे रिजल्ट नज़र आते जाएंगे और फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल रही होगी। चलो बाय।